हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी 25 फरवरी को केमिस्ट्री का एग्जाम देने वाली हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं महत्वपूर्ण परिभाषा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 10 मार्क्स की डायरेक्टली पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारी पहली परिभाषा है मोलरता, जिसको मोलैरिटी बोल देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मोलरता की परिभाषा पूछी जाती है और इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है मोलरता की परिभाषा दीजिए, और उसके बाद आपसे मोलरता से संबंधित न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो इसलिए आपको इसकी परिभाषा अच्छे से पता होनी चाहिए, इसके सूत्र के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए, मोलरता, जिसको इंग्लिश में मोलैरिटी बोलते हैं, इसकी परिभाषा है किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो मोलरता किसे कहते हैं? किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। अब देखिए, बात करें मोलरता के सूत्र की, तो मोलरता का सूत्र होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। क्या आता है? मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब देखिए, मोलरता यानी कि कैपिटल M बराबर हो जाएगा N/V/ml। अब देखिए, अगर यह है मिलीलीटर में तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हमें 1000 से गुणा करनी होगी। और देखिए, n क्या है? n है मोलों की संख्या। तो हम सभी जानते हैं मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार के, यानी कि W/m के। तो देखिए, इस n की जगह हम क्या लिख सकते हैं? W/m। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है, कैपिटल M इजिकल टू W/m इंटू V, यानी कि आयतन मिलीलीटर में। तो यहाँ पर मिलीलीटर में, तो यहाँ पर हमें 1000 से गुणा करनी होगी। तो ये हमारा मोलरता का फाइनल सूत्र निकल कर आ चुका है। अब देखिए, अब हम इसमें देखते हैं ये स्मॉल w क्या है, कैपिटल M क्या है, कैपिटल V क्या है। तो देखिए, बात करें स्मॉल w की, तो ये विलय का भार है, और कैपिटल M की बात करें तो ये विलय का अणुभार है, और कैपिटल V की बात करें तो ये विलयन का आयतन है, और स्मॉल n की बात करें तो ये मोलों की संख्या है। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल पूछी जाती है मोलरता की परिभाषा। अब देखिए, अगला है मोललता, जिसको मोलैलिटी भी बोलते हैं। तो देखिए, मोलैलिटी की परिभाषा क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। तो मोललता की परिभाषा क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो मोललता की परिभाषा क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, बात करें मोललता के सूत्र की, तो देखिए, मोललता का सूत्र है स्मॉल m इजिकल टू विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। तो देखिए, स्मॉल m इजिकल टू हो जाएगा स्मॉल n अपॉन में कैपिटल W ग्राम में। अगर देखिए, ये W क्या है? ग्राम में। तो यहाँ पर किससे गुणा करनी होगी? यहाँ पर हमें 1000 से गुणा करनी होगी। और हम सभी जानते हैं कि मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार के, यानी कि स्मॉल n बराबर हो जाएगा W/m के। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर लिखेंगे m इजिकल टू W/mb इंटू कैपिटल W ग्राम में इंटू 1000। अब देखिए, स्मॉल w क्या है? स्मॉल w है यहाँ पर विलय का भार, और mb क्या है? विलय का अणुभार है, और कैपिटल W क्या है? विलायक का द्रव्यमान है। तो ये हमारा है मोललता का सूत्र। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए, मोलरता हो गई, मोललता हो गई, और मोलंश हो गई। इनसे हमारे बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए हमें इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए और इसके सूत्र के बारे में अच्छे से पता होने चाहिए। अब देखिए, अगली परिभाषा है हमारी मोल प्रभाज या मोलंश। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मोल प्रभाज और मोलंश ये दोनों एक ही हैं। तो अगर मोल प्रभाज से बोले तो भी आपको याद रखना है कि मोलंश और मोल प्रभाज दोनों एक ही हैं। ठीक है। तो देखिए, विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन के कुल मोलों की संख्या को के अनुपात को मोल प्रभाज या मोलंश कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। तो मोल प्रभाज या मोलंश क्या होता है? विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोलंश कहते हैं। इसे x से दर्शाते हैं। अब देखिए, मानव विलयन के 2 घटक A और B हैं, जिनके मोलों की संख्या Na और Nb है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या कर दिया जाता है? आपको 2 कंपाउंड दिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे आपको जल दे दिया और दे दिया एथिल अल्कोहल, और आपसे कहा जाता है कि इन दोनों का अलग अलग मोल प्रभाज निकालिए। तो इसी प्रकार से आपको उसका मोल प्रभाज निकालना होता है। तो देखिए, ए का मोल प्रभाज यानी कि इसको प्रदर्शित करते हैं काई से। ये है काई ए इजिकल टू Na, यानी कि कंपाउंड ए, यानी कि ए के मोलों की संख्या बटे, अब ए के मोलों की संख्या और बी के मोलों की संख्या
होता है जब हमें ए का मोल प्रभाज निकालना हो। इसी प्रकार देखिए बी का मोल प्रभाज यानी कि काई बी, तो जिसका हमें निकालना है उसका हमें क्या मोलों की संख्या ऊपर करनी होगी यानी कि एन बी अपॉन अब क्या कुल मोल यानी कि एन ए प्लस एन बी। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मोल अंश से भी हमारे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, जो कि 3-3 मार्क्स के और कभी कभी 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब देखिए अगली महत्वपूर्ण परिभाषा है हमारी। अब देखिए अगली परिभाषा है क्वथनांक में उन्नयन। तो देखिए क्वथनांक में उन्नयन में क्या होता है, किसी विलायक में अवायशील वैद्युत नवघटे मिलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो क्वथनांक में उन्नयन किसको बोलते हैं, किसी विलायक में अवायशील वैद्युत नवघटे मिलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। और क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। क्या होता है, जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो किसके समानुपाती होता है, वो मोललता के समानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा टी बी समानुपाती के स्मॉल एम के। तो हो जाएगा डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा के बी इंटू स्मॉल एम। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वथनांक में उन्नयन क्या है, किसी विलायक में अवायशील वैद्युत नवघटे मिलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। और क्वथनांक में उन्नयन मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा डी भी समानुपाती किसके, मोललता के। तो हो जाएगा डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम। अब के बी क्या है यहाँ पर, के बी यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक है यानी कि कांस्टेंट है। अब देखिए हम सभी जानते हैं मोललता का सूत्र क्या होता है, मोललता का सूत्र होता है डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोललता का सूत्र लगा देंगे, तो हो जाएगा डेल्टा टी बी इजिकल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। जहाँ पर के बी क्या है, के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक है और डेल्टा टी बी क्वथनांक में उन्नयन है, और डब्ल्यू बी क्या है, विलय का भार है, और एम बी क्या है, विलय का अणुभार है, और डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का भार है। अब देखिए अगली डेफिनेशन है हमारी। तो देखिए अगली डेफिनेशन है हिमांक में अवनमन। तो देखिए हिमांक में अवनमन में क्या होता है, किसी विलयन में अवायशील विलय मिलाने पर उसके हिमांक में कमी हो जाती है, यानी कि अवनमन मतलब कमी। तो किसी विलयन में अवायशील विलय मिलाने पर उसके हिमांक में कमी हो जाती है, उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो हिमांक में अवनमन क्या होता है, किसी विलयन में अवायशील विलय मिलाने पर उसके हिमांक में कमी हो जाती है, उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए हिमांक में अवनमन उसकी मोललता के समानुपाती होता है। क्या होता है, जो हिमांक में जो अवनमन होता है उसकी मोललता के समानुपाती होता है। यानी कि बात करें क्वथनांक में उन्नयन की, तो क्वथनांक में उन्नयन भी मोललता के समानुपाती होता है और हिमांक में अवनमन भी मोललता के समानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ समानुपाती एम के। तो देखिए ये है समानुपाती, तो जब हम इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पर एक स्थिरांक आ जाएगा यानी कि कांस्टेंट आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे हिमांक अवनमन स्थिरांक। तो डेल्टा टी एफ इजिकल टू हो जाएगा के एफ इंटू एम। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोललता का सूत्र लगा देंगे। तो ये जाएगा डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, जहाँ के एफ हिमांक अवनमन स्थिरांक है, डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन है, और डब्ल्यू बी विलय का भार है, और एम बी क्या है, विलय का अणुभार है, और डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का भार है। अब देखिए अगली परिभाषा है हमारी। देखिए अगली परिभाषा है प्रतिपरासरण। तो प्रतिपरासरण की परिभाषा में क्या होता है, जब विलयन की सतह पर परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त किया जाता है तो जल के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं, इसे प्रतिपरासरण कहते हैं। तो प्रतिपरासरण में क्या होता है, जब विलयन की सतह पर परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त किया जाता है तो जल के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं, इसे प्रतिपरासरण कहते हैं। अब देखिए अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है हमारी संक्रमण तत्व। तो देखिए संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक के तत्व भी बोलते हैं। इस बात का आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली आपसे बहुविकल्प उत्तर प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है कि संक्रमण तत्व है एफ ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि संक्रमण तत्व है डी ब्लॉक के तत्व। तो देखिए वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आंशिक भरे डी कक्षक होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। इन सभी तत्वों को आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में रखा गया है। तो संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आंशिक भरे डी कक्षक होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। इन सभी तत्वों को आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में रखा गया है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 to 10 ns1 to 2 होता है। तो आपको संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिए अगला है
आंतरिक संक्रमण तत्व या जिसको अंतर संक्रमण तत्व बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं F ब्लॉक के तत्व। तो वे तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2 इंटू F उपकक्षक में प्रवेश करता है अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो क्या होता है, वे तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन यानी कि n-2 इंटू F उपकक्षक में प्रवेश करते हैं अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं, अर्थात लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट तत्वों की श्रेणी इसके अंतर्गत आती है। अब देखिए अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है हमारी। तो देखिए अगली परिभाषा है अभिक्रिया की कोटि, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपसे 2 से 3 मार्क्स की पूछी जाती है। तो देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। और बात करें इसके उदाहरण की, तो इसका उदाहरण हो जाएगा NH4NO2 एरो N2 + 2H2O, और ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।